हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे अगले एक साल में चली जाएगी मोदी सरकार। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा, बीजेपी में मचा हड़कंप। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी और उनके साथियों के निर्माणों व आपदाओं के नाम पर बटोर गए तरह तरह के चंदे का हिसाब मांगा जाए और उनका हो ऑडिट। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे मोहम्मद आजम खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी योगी सरकार। अब 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को झटका, 7 साल से बढ़ाकर 10 साल हुई सजा। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राज्यसभा सीटों पर चुनावी बिगुल, महाराष्ट्र तमिलनाडु समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे दिल्ली की भाजपा सरकार ने बकरा ईद पर गाइडलाइन की जारी, गाय बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर लगाया प्रतिबंध। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम अगले एक साल में चली जाएगी मोदी सरकार। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का सनसनीखेज बयान, बीजेपी सरकार की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की सियासत को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। दरअसल कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की एक बेहद अहम बैठक में राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी और पीएम मोदी की विदाई पूरी तय है। राहुल गांधी ने ये बयान अल्पसंख्यक की अहम बैठक में दिया। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार एक साल में क्यों गिर जाएगी, इसको लेकर कांग्रेस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी और वजह भी समझाई। उन्होंने नेताओं से कहा कि इस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसके साथ ही देश के भीतर भी आर्थिक असंतोष, बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई को लेकर आम जनता में नाराजगी लगातार 7वें आसमान पर पहुंच रही है। राहुल गांधी का मानना है कि देश की ये बदलती हुई परिस्थितियां बहुत जल्द राजनीति पर बड़ा असर डालेंगी, जिससे मौजूदा बीजेपी की मोदी सरकार की विदाई का रास्ता साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के इस दावे के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इस हाई प्रोफाइल बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को एक खास रणनीति अपनाने का भी सुझाव दिया। नेताओं ने कहा कि पार्टी को मुस्लिम शब्द का सीधे इस्तेमाल करने की जगह सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस सुझाव पर राहुल गांधी ने तुरंत अपनी असहमति जताते हुए 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से साफ कहा कि किसी भी बात या नैरेटिव से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देश में जिस भी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस को उसके साथ खुलकर और सीना तान कर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित, स्वर्ण, सिख, ईसाई, बौद्ध या फिर जैन हो, पार्टी को हर एक नागरिक के हक की आवाज़ पूरी ताकत से बुलंद करनी होगी, ना कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम कहकर। उन्होंने बड़ा बयान ये बैठक में दिया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर कल कृष्ण अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी और उनके साथियों के निर्माणों व आपदाओं के नाम पर बटोरे गई तरह तरह के चंदे का हिसाब मांगा जाए और उनका हो ऑडिट। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि असली शस्त्र के तो लाइसेंस बनते हैं, लेकिन कुछ आदर्श शस्त्र भी हैं जो गुप्त रूप से देश, समाज और आपसी प्रेम पर अंदर से बेहद घातक हमला कर रहे हैं। वकील कह रहे हैं कि लगे हाथों भाजपाइयों के घर, दुकान, कार्यालय, प्रतिष्ठान के कागज नक्शे मंगाकर उनकी वैधता भी जांच ली जाए। साथ ही भाजपा और उनके संगी साथियों द्वारा निर्माणों, आयोजनों व आपदाओं के नाम पर जगह जगह से बटोरे गए तरह तरह के चंदे फंड का हिसाब भी मांगा जाए और उनका ऑडिट हो। और हाँ, जनता ये भी पूछ रही कि जिस बात का भी कानूनी पहलू समझाया जाए कि अनरजिस्टर्ड लोग जमीन किसके नाम से लेकर अपना निर्माण कराते हैं, ये संपत्तियां कैसे बेनामी हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जनता की जिज्ञासा ये भी है कि गुप्त गतिविधियों में शामिल भाजपाई संगी साथियों के ऐसे निर्माण को कार्यालय कहा जाए या अड्डा। इस संगी साथी अवैध लोगों का खर्चा पानी कौन उठाता है, इसका काला चिट्ठा तलाश कर खोला जाए। ये तथाकथित स्वदेशी संगी साथी विदेश भ्रमण करने क्यों जाते हैं? ये संगी साथी औपनिवेशिक समय से किसकी कठपुतली हैं? इन संगी साथियों का इतिहास मुखबिरों का क्यों रहा है? ये संगी साथी सामाजिक सौंदर्य क्यों बिगाड़ते हैं? वकील ये भी पूछ रहे हैं कि अब ये संगी साथी किस नई साजिश के तहत मानस के मान पर लाठियां चलवा रहे हैं, यानी कि बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला है। इसी के साथ लिपाड़ी के मंत्री कृष्ण आजम खान के हाथ धोकर पीछे पड़ी योगी सरकार। 2 पैन कार्ड मामले में अब आजम खान को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की हुई सजा। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के कदावर नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, शनिवार 23 मई को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पहले तय की गई 7 साल की सजा को एमपी एमएलए सेंसर कोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। एमपी एमएलए सेंसर कोर्ट ने सिर्फ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा 7 साल ही बरकरार रखी है, लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया है। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सज़ा सुनाई थी और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के दोनों कदावर नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और आजम खान की जो 7 साल की सज़ा थी उसको अब 3 साल और बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। वहीं अब्दुल्ला आजम खान पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आजम खान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, इस मामले में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। बस 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन अब आजम खान की सजा को 10 साल तक कर दिया गया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा को 7.5 साल ही अभी बरकरार रखा है, लेकिन उन पर जुर्माना लगाया गया है। लगातार योगी सरकार आजम खान पर शिकंजा कसती नजर आ रही है और लगातार नए मुकदमे लगवाकर उनको जेल में डाल रही है और कोर्ट भी खुलेआम उनके खिलाफ फैसले पर फैसले दे रही है। जजरा से मामले में जो गंभीर मामले नहीं हैं उनमें भी कोर्ट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 से 10 साल तक की सज़ा सुना रही है, जो कि आज तक के इतिहास में किसी भी नेता और किसी भी अपराधी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिली होगी। इसी के साथ लिपाड़ी के मंत्री कृष्ण, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बकरा ईद पर जारी की गाइडलाइंस, गाय भैंस और ऊँट की कुर्बानी पर लगाई रोक। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बकरा ईद को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें बकरा ईद पर गाय, बछड़े, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और अपशिष्ट वस्तुओं को नाली व सीवर में बहाने पर रोक होगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को बकरा ईद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उसने कहा कि बकरा ईद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन से बकरा ईद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊँट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने वाले मुसलमानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों, गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट को डालना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं। इसी के साथ लिपाड़ी के मंत्री कृष्ण, राज्यसभा सीटों पर चुनावी बिगुल। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में उपचुनाव। 10 राज्यों की 24 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दरअसल आपको बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्य की
2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। दोनों सीटें नेताओं के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। आयोग ने ऐलान किया है कि 18 जून को दोनों सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2028 तक था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने 6 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर नेता सीबी षणमुगम ने 7 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मेलाम क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल आयोग ने दोनों सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग के अनुसार 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग ने जून जुलाई में रिटायर होने वाले सदस्यों की सीटों को भी भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की है। 10 राज्यों में राज्यसभा के 24 सदस्यों का कार्यकाल जून जुलाई में समाप्त होने वाला है। इन सभी 24 सीटों के लिए आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिनमें आपको बता दें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर और झारखंड में 2, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में 1-1 सीट पर चुनाव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग के अनुसार 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख रखी गई है और 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन 24 विधानसभा सीटों पर राज्यसभा के नतीजे घोषित किए जाएंगे।